हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी में केंद्रीय बजट 2022-23 को। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इनको याद रखना होगा। देखिए, मोदी सरकार का ये 10वां बजट होगा, एक अंतरिम बजट सहित। ठीक है, तथा दूसरे कार्यकाल का ये चौथा नियमित बजट था। देखिए, बजट में निवेश को अधिकतम बढ़ावा देकर विकास की गति बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आधिकारिक संरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। संक्रमण के दौर से गुजर चुकी जो अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर गति देने के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करने के बाद भी राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का पूरा प्रयास बजट में किया गया है। देखिए, पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता इस बजट में कम की गई है। ठीक है, पूंजीगत जो संसाधन है उनको जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में जो विनिवेश है उस पर निर्भरता क्या की गई है, कम की गई है बजट में। ठीक है, वैकल्पिक आय पर ढांचे में कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। जो वैकल्पिक आय है उसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आगामी जो हमारे 25 वर्ष होंगे, यानी कि जो अभी 75 वर्ष हो चुके हैं गणतंत्र, मतलब कि देश स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, तो उसके 25 वर्ष अभी जो बाकी है उसमें अमृत काल का नाम दिया है किसने, वित्त मंत्री ने। नए भारत को स्वरूप देने का प्रयास बजट में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के आपके जो हमारे स्वतंत्रता के हैं 75 वर्ष बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 से मनाया जा रहा है। और भारत @75 के पश्चात अब भारत @100 की संकल्पना बजट में की गई है तथा इस अमृत काल का दृष्टिकोण बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से देखिए। देखिए, किसी वर्ग विशेष के हितों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह कोरोना महामारी से संघर्षरत रही अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए आधारित संरचना की जो मजबूती पर बल बजट में दिया गया है। इसी संदर्भ में बजट की 4 प्राथमिकता वित्त मंत्री ने बताई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें 4 जो बताई है इन्होंने। ठीक है, इन चारों प्राथमिकताओं को हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पीएम गति शक्ति। ठीक है, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। चौथा नंबर है निवेशों का वित्त पोषण शामिल है। ठीक है, देखिए, वित्त मंत्री के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के 7 इंजन, जिसमें सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग व लॉजिस्टिक अवसंरचना का एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे बजट में प्राप्तियों एवं व्ययों को भी देख लेते हैं। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार का कुल जो व्यय था, टोटल व्यय कितना था, तो ये आपका 34,83,236 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष व निःशुल्क टीकाकरण आदि के कारण वास्तविक व्यय जो था वो बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक रहा था, जिसमें संशोधित आकलन में 2021-22 में सरकार का जो टोटल खर्च था वो आपका 37,70,000 करोड़ अनुमानित है। और 2022-23 के दौरान सरकार का जो कुल व्यय और भी अधिक रहा, व्यय जो था वो और भी अधिक रहा, जिसमें आपका 39,44,909 करोड़
नए बजट में प्रस्तावित है, जो केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा। कब का? 2022-23 का। 2021-22 के दौरान हुए कुल व्यय, जिसमें आपका 37,70,000 करोड़ रुपए 2021-22 के मतलब टोटल व्यय हुआ करोड़। संशोधित अनुमान से 74,000, संशोधित अनुमान था 74,909 करोड़ अधिक होगा। ठीक है, देखिए 2022-23 के लिए प्रस्तावित रुपए 39,44,909 करोड़ कुल व्यय। टोटल एक्सपेंडिचर में 31,94,663 करोड़ राजस्व खाते में व रुपए 7,50,246 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होंगे। देखिए संशोधित जो आकलन है उसमें 2021-22 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय कितना है? तो ये व्यय रुपए है आपका 7,02,711 करोड़ अनुमानित किया गया है। और इस प्रकार 2022-23 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 24.5% वृद्धि प्रस्तावित हुई है। देखिए 2022-23 में सरकार के कुल 39,44,909 करोड़ प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति रुपए 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष रुपए 17,40,487 करोड़ रुपए आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से बजट करने की बजट प्रस्ताव है। फ्रेंड्स यहाँ पे बजट का सार दिया हुआ है, जिसमें वास्तविक बजट और 2020-21 का 2000 बजट अनुमान जो लगाया 2021-22 में, और संशोधित जो अनुमान है वो 2021-22 का, और बजट अनुमान 2022-23 का। ठीक है, यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों का लिखा हुआ है 16,33,920, और बजट अनुमान जो है 2021-22 का ये आपका 17,88,424, और संशोधित अनुमान 2021-22 का है ये 20,78,936, और जो बजट का अनुमान है 2022-23 का तो ये 22,04,422 है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर राजस्व केंद्र को निवल और कर भिन्न राजस्व, पूंजी प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, उधार एवं अन्य देयताएँ, कुल प्राप्तियाँ 1+4, कुल आय 10+13 राजस्व खाते पर, जिनमें से ब्याज भुगतान, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, पूंजी खाते, इस प्रकार के यहाँ पे सारा डेटा उपलब्ध है। प्रभावी पूंजी जो व्यय है उसका यहाँ पे 12-13, तो इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो राजस्व घटाया है 10 में 1, ठीक है, तो ये आपका 10-1 से है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे राजस्व घाटा की यदि बात की जाए तो ये 2022 में अनुमान लगाया गया है कि 3.8 होगा, और इसी प्रकार प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये 2.6, और राजकोषीय घाटा ये 6.4। प्राथमिक घाटा की यदि बात की जाए तो ये आपका 2.8 रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं। देखिए 2021-22 के संशोधित जीडीपी अनुमान 23,14,703, ठीक है, 703 करोड़ की जो तुलना में 11.1% की वृद्धि दर मानते हुए 2022-23 के बजट अनुमान में जीडीपी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये आपकी यहाँ पे 2,58,00,000 करोड़ होने का पूर्वानुमान है। कोष्टक में दिए गए जो आंकड़े हैं वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देख लेते हैं इसको। देखिए 22,04,422 करोड़ राजस्व प्राप्तियों में 19,34,771 करोड़ कर राजस्व केंद्र की निवल प्राप्तियों से तथा शेष 2,69,651 करोड़ कर भिन्न राजस्व से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए 17,00,000
40,487 करोड़ की प्रस्तावित जो पूंजी प्राप्तियां हैं उसमें रुपए आपका 14,291 करोड़ है। वहीं अगर ऋणों की वसूली की बात की जाए तो इसमें 16,61,196 करोड़ उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। शेष रुपए जो हैं आपके 65,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश द्वारा जुटाने का लक्ष्य बजट में निश्चित किया गया है। पिछले जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश से रुपए जो है आपके 1,75,000 करोड़ इस मद में जुटाने का लक्ष्य था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां रुपए 78,000 करोड़ ही अनुमानित है। ठीक है, तो इससे पूर्व 2020-21 की यदि बात की जाए, ठीक है, तो 2020-21 में विनिवेश से रुपए 2,10,000 करोड़ जुटाने का सरकार का बजट में अनुमान था। कोरोना महामारी के चलते यह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा 32,000 करोड़ ही विनिवेश से प्राप्त किए जा सके थे। अब बजट में हम घाटा को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बजट में घाटा की यदि बात की जाए तो राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों से 2022-23 में राजस्व घाटा 9,90,241 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.8% होगा। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले जो अनुदान है उनको राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, 2,598 रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 2.6% ही रहेगा। 2022-21 में राजस्व घाटा जीडीपी का जो कितना रहेगा, तो वो आपका 5.1% रहने का बजट अनुमान था, किंतु इसका संशोधित अनुदान जीडीपी में 4.7% का है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा की यदि बात की जाए तो ये आपका 16,61,196 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो ये आपका 6.4% होगा। देखिए, कोविड-19 महामारी में सरकार के भारी खर्चों के कारण 2020-21 के बाद 2021-22 में भी राजकोषीय घाटा का उच्च स्तर पर रहा है। ठीक है, 2020-21 में यह जीडीपी का 9.2% अब तक सर्वोच्च स्तर पर 2021-22 में जीडीपी का 6.9% पर रहा है। देखिए, 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6 एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% तक रहने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में यह जीडीपी का 6.9% अनुमानित है। ठीक है, तो कितना अनुमानित है? 6.9% 2021-22 का। ठीक है, 2022-23 में जो प्राथमिक घाटा है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो है ये 7,20,545 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, जो जीडीपी का 2.8% है। पिछले वर्ष 2021-22 में यह जीडीपी का 3.1% अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 3.3% रहा है। देखिए, बजटी जो घाटों में यह भारी वृद्धियां मुख्यतः कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अप्रत्याशित खर्चों के कारण हुई हैं। ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है, जिसमें 23.8% होती है। देखिए, ब्याज अदायगियों के लिए
9,40,651 करोड़ का प्रावधान है 2022-23 के बजट में किया गया है। पूर्व वर्ष 2021-22 के बजट में ब्याज अदायगियों के लिए रुपये 8,09,701 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि इस मद पर अदायगी का जो संशोधित अनुमान है वो कितना है, तो वो है 8,13,751 करोड़ का। सब्सिडी की मद में प्रावधान इस वर्ष का घटाया गया है, जिसमें सबसे अधिक लगभग 28% कटौती खाद्य सब्सिडी में की गई है। ठीक है, कितने प्रतिशत, तो ये आपका 28% किसमें की गई, खाद्य सब्सिडी में। पिछले वर्ष 2021-22 में सब्सिडी के लिए रुपये कितना था, ये 3,36,439 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में इस मद पर व्यय 4,33,108 करोड़ हुआ है। इस खर्चे को घटाते हुए 3,17,866 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मद देख लेते हैं, आवंटन और कटौती। खाद्य सब्सिडी में ये आपका 20,06,831 आवंटन हुआ है और कटौती हुई 27.59%। ठीक है, 27.59। उर्वरक सब्सिडी की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,05,222, जिसमें 25% कटौती हुई है। पेट्रोलियम सब्सिडी की बात की जाए तो ये आपका 5,813, जिसमें 10.76% कटौती की गई है। ठीक है, सरकार के कुल खर्च में लगभग 10% हिस्सा सब्सिडी पर ही आता है। देखिए, रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2022-23 में रक्षा हेतु कुल आवंटन का 5.25 लाख करोड़ का है और यह पूर्व, ठीक है, रक्षा में कितना है तो 5.25 लाख करोड़। यह पूर्व जो वर्ष 2021-22 में था उसका 4,78,196 करोड़ का था, जिसमें 5.25 लाख करोड़ के कुल आवंटन में से, ठीक है, में 2.33 लाख राजस्व व्यय हेतु रुपये आपके 15,02,369 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु। पेंशन के भुगतान हेतु यदि बात की जाए तो इसमें आपका 1,19,696 करोड़ शामिल है। देखिए, पूंजीगत व्यय के लिए रुपए की बात की जाए तो ये आपका 1,52,369 करोड़ का उपयोग हथियारों, वायुयानों व अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद व पहले ही की ऐसी खरीदों के भुगतान के लिए किया जाएगा। देखिए, इस व्यय का जो है 68% अब घरेलू बाजार से ही खरीद के लिए आरक्षित रखा गया है। पहले ऐसा आरक्षण 58% था, जबकि अब बढ़कर कितना हो गया, 68%। ठीक है, अब हम कर प्रस्ताव को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कर प्रस्ताव में प्रत्यक्ष कर जो है आपका, ये बजट 2022-23 में आय कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें इस वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न आय स्तरों के लिए कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय पेंशन के अतिरिक्त केवल ब्याज से ही है, ठीक है, तो इनको आयकर की वितरणी दाखिल करने की छूट पिछले ही वर्ष दे दी गई थी। ठीक है, इस वर्ष जो प्रत्यक्ष करों के मामले में नई व्यवस्था बजट में की गई है। ठीक है, आयकर जो दाताओं हैं उनको अब असेसमेंट ईयर के 2 वर्ष तक अपनी आय की संशोधित विवरणी जमा करने की अनुमति दी गई है और ऐसा उन्हीं मामलों में हो सकेगा जब करदाता कुछ आय दर्शाने में छूट गए हों और उन्हें कुछ और कर जमा करना हो। तो सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक आयकर की यदि बात की जाए तो इसका भुगतान जो है 18.5% की दर से करना होता है, जबकि कंपनियों के मामले में यह दर 15% है। दोनों में कर ही समानता लाने के लिए सहकारी समितियों के लिए MAT की जो दर है उसको 15% तक की गई है। जिन सहकारी समितियों की आय रुपये 1 करोड़ से अधिक है,
ठीक है। तो इनको किंतु रुपये 10 करोड़ से कम है तो उनके लिए सरचार्ज की दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 7% कर दिया गया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन के 14% भाग का राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में योगदान करती है तथा यह योगदान कर्मचारियों की आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य कर्मियों के मामले में वेतन का 10% ही ऐसी कटौती की गणना के लिए स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो नए बजट में दोनों तरह के कर्मियों के मामले में समानता लाने के लिए राज्य कर्मियों के लिए NPS के लिए 14% की कटौती की अनुमति नए बजट में दी गई है। ठीक है। NPS के लिए कितनी परसेंट, तो 14% की। 31 मार्च 2022 के पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप, ठीक है, जो स्टार्टअप है ऐप्स है उनको उनकी स्थापना के लिए 10 वर्ष तक लगातार 3 वर्षों के लिए कर छूट का लाभ पहले दिया गया था। स्टार्टअप्स की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान व उनके महत्व को देखते हुए यह छूट अब कितनी कर दी गई, 31 मार्च 2023 से पहले स्थापित होने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी उपलब्ध रहेगा। दूरगामी महत्व की यदि बात की जाए तो इसमें एक कदम के तहत बजट में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन देन पर होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। देखिए, इससे क्रिप्टो करेंसियों के जो क्रय विक्रय हैं उन पर होने वाली आय अब आयकर के दायरे में आ गई है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को यह कर देना होगा। ठीक है। इक्विटी शेयरों व यूनिट्स, ठीक है, इन पर होने वाले जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हैं उन पर 15% का सरचार्ज देय होता है, जबकि अन्य दीर्घकालिक जो पूंजीगत लाभ हैं उन पर सरचार्ज जो आपका 37% तक हो सकता है था। इस मामले में जो समानता लाते हुए अन्य दीर्घकालिक जो पूंजीगत लाभों पर भी सरचार्ज जो कितने प्रतिशत हैं वो भी 15% ही करने का प्रावधान बजट में किया गया है। नई स्थापित होने वाली जो विनिर्माणी क्षेत्र की उत्पादक इकाइयां हैं उनके लिए 15% की रियायती दर जो है वो 31 मार्च 2023 तक स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध थी और इसे अब कितना कर दिया गया, 31 मार्च 2024 तक स्थगित कर दिया, स्थापित कर होने वाली इकाइयों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम अप्रत्यक्ष कर देख लेते हैं। देखिए, बजट 2022-23 में राष्ट्रीय पूंजीगत जो वस्तुएं नीति आयोग नीति 2016 के तहत पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 2025 तक दोगुना करने की बात की गई है, जबकि विद्युत उर्वरक, ठीक है, टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर व खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, क्या विद्युत उपकरण, टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कुछ नीति पूंजीगत जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं को प्रशुल्क में कई छूटें दी गई हैं और इन छूटों से इन पूंजीगत उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनमें से कुछ मामलों में इन छूटों को समाप्त कर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 7.5% का प्रशुल्क बजट में आरोपित किया गया है। ठीक है। जिन उन्नत मशीनों का देश में उत्पादन नहीं होता है उन पर यह छूट जारी रहेगा और इन कदमों से मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशनों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव के तहत मिश्रित पेट्रोल जिसमें इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाएगा, जो बढ़ावा देने के लिए गैर मिश्रित पेट्रोल पर ₹2 प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद प्रशुल्क लागू किया गया है। ठीक है। कटिंग और पॉलिश के लिए जो हीरे और रत्नों, ठीक है, पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे विभिन्न मदों पर केंद्र सरकार के जो प्रस्तावित व्यय हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो जो व्यय का अनुमान है 2022-23 का उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मद और राशि पेंशन के लिए जो है 2,07,132 राशि, रक्षा के लिए 3,85,370, सब्सिडी के लिए 31,17,866। ठीक है। कृषि और समृद्ध कार्यकलाप के लिए 1,51,521, वाणिज्य और उद्योग के लिए 53,100
16 पूर्वोत्तर का विकास के लिए 28,000 रुपये, ठीक है, 2800 रुपये, सॉरी, ठीक है, 2800 रुपये। शिक्षा के लिए 1,04,278 और ऊर्जा के लिए 49,220, विदेश के लिए 17,250, वित्त के लिए 21,354, स्वास्थ्य के लिए 8,66,006, गृह के लिए 1,27,000, ठीक है, 20 राशि दी गई है और ब्याज के लिए 9,40,651, IIT और दूरसंचार जिसमें 69,887 और अन्य के लिए 1,13,301, योजना और सांख्यिकी के लिए 5,720, ग्रामीण विकास के लिए 2,06,293, वैज्ञानिक विभागों के लिए 33,571, सामाजिक कल्याण के लिए 51,780, कर प्रशासन के लिए 1,71,677 और जिसमें से GST की जो क्षतिपूर्ति है उसमें टोटल दिया गया है आपका, ठीक है, 12 लाख। निधि का अंतरण जो है राज्यों का अंतरण, इसमें टोटल 3,34,339, परिवहन के लिए जो है 3,51,851, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 58,757, शहरी विकास के लिए 76,549, टोटल जो है आपका योग 39,44,909, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। कितना विस्तार किया जाएगा, तो ये 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए ये 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ठीक है। देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क हैं उनके लिए 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। 2002 से 23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उस कवच के तहत लाया जाएगा। हाल ही में इस प्रौद्योगिकी कवच का सफल परीक्षण किया गया है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। पर्वतमाला के तहत देखते हैं, देखिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP मोड पर चलाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 जो रोपवे परियोजनाएं हैं उनके लिए अनुबंध दिए जाएंगे। कृषि की बात करें तो कृषि में देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके पहले चरण में गंगा नदी के 5 किमी कॉरिडोर में आने वाले जो किसान हैं किसानों को जमीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि फसलों का आकलन करने व कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए बजट की इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन 18 फरवरी 2022 को देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में किया, ठीक है। 44,065 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है 9.8 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई में सुविधा उपलब्ध कराना और 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2022 को केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण और केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 20 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना के पश्चात अन्य रिवर
लिंक परियोजनाएं हैं, जैसे कि दमन गंगा, पेन जाल, पार तापी, नर्मदा, ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट DPR को अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया है। संबंधित राज्यों में इन सहमति को हो जाने पर जो केंद्र सरकार है इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी कर देगी। ठीक है, तो MSME को भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें उद्यम ई श्रम, नेशनल करियर सर्विस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ECLGS के तहत गारंटी कवर को 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। रेंजिंग एंड, ठीक है, एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। देखिए कौशल विकास में कितना बजट, देखिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का गतिशील उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप नवीनीकरण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड शुरू किया जाएगा। ठीक है, ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा की यदि बात की जाए तो इसमें PM ई-विद्या के एक कक्षा एक TV चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 TV चैनलों तक किया जाएगा। इसमें सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और प्रभावित शिक्षण वातावरण के लिए 75 कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य की यदि बात की जाए, स्वास्थ्य में कितना बजट रहा हमारा, देखिए कोरोना महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ा दी है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक सभी की बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क होगा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज एक नोडल सेंटर के रूप में, ठीक है, एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। देखिए, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु तकनीकी की सहायता प्रदान करेगा। सक्षम आंगनबाड़ी की में बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 योजनाओं पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी है। इसके पास बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो विजुअल सुविधाएं हैं। 2 लाख आंगनबाड़ियों, ठीक है, कितनी 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल, ये हर घर नल से जल के अंतर्गत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और अब तक इसके अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। ठीक है, सभी के लिए आवास की बात की जाए तो इसमें PM आवास योजना के तहत
देखिए सभी के लिए आवास, पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में 80 लाख घरों में को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं एवं सामाजिक विकास परियोजनाएं के वित्त पोषण के लिए नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, योजना के तहत जो युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए के शुरुआती आवंटन की व्यवस्था की गई है। अब बजट की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, घोषणाएं। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी। इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी वित्तीय वर्ष के 2022-23 के दौरान, जिससे क्या होगा, रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी। इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग की सुविधा बैटरी स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा। देखिए 2022 में सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग व एटीएम की सुविधा भी इनमें होगी और डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विशेषतः लाभान्वित होंगे। सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है तथा जहां कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं, तो उनके लिए विकास के लाभ से वंचित रह गए उत्तरी सीमा के ऐसे गांव को एक नए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, तो निजी कंपनियों द्वारा जो है उसमें 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022-23 में की जाएगी और डिजिटल करेंसी, डिजिटल यूनिवर्सिटी आदि की घोषणाओं के साथ डिजिटल बैंकों की स्थापना की घोषणा भी बजट में की गई है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डिजिटल बैंकों की स्थापना 75 जिलों में की जाएगी। ठीक है, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, डिजिटल बैंकों की स्थापना 75 जिलों में की जाएगी। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता सौर मॉड्यूल्स के निर्माण हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। देखिए कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को देख लेते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप सालाना 38 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। किसानों के अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। देखिए बजट में 2023 के अंतर्गत कदन्य वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ पे 22.84 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में कुल व्यय लगभग कितना है, 39.45 लाख करोड़ होगा। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.21-22 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 6.9% और 2022-23 के लिए यदि बात की जाए तो ये अनुमानित किया गया है 6.4, ठीक है, प्रतिशत। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए जो परिव्यय है उसमें 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचेगा, जो मौजूदा वर्ष
5.54 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2021-22 के लिए जो आर्थिक वृद्धि है उसकी यदि बात की जाए तो यहाँ पे उसकी 9.2% आंकी गई है, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। क्या है? आर्थिक वृद्धि 9.2। ठीक है, 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें उत्पादकता, जलवायु कार्य निवेश को वित्तीय मदद और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक बदलाव के 7 कारक बताए गए हैं, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने पर ध्यान। ठीक है, भारत @75 से भारत @100। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। करदाता प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के 2 वर्षों के भीतर संशोधित ITR दाखिल कर सकेंगे। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% कर। ठीक है, ब्लैक चेन पर आधारित जो डिजिटल करेंसी है RBI का 2023 में लाएगी। अगले जो 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। उद्यम ई-श्रम NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 5G यानी कि 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी 2022-23 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 22-23 में होगी। और बजट की घोषणा के अनुसार नेशनल हाईवे 25,000 किमी तक बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर और एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई पासपोर्ट भारत में 2022-23 तक जारी किया जाएगा। बजट में गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है और गति शक्ति योजनाओं के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात कही गई है। बजट में देश के 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने की घोषणा की गई है। बजट में मनरेगा पर 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार बजट में रुपया आता है, इसको भी देख लेते हैं। मद पैसा। ठीक है, उधार एवं अन्य देयताएं। रुपया कहाँ कहाँ से आता है इनको देख लेते हैं पहले। देखिए, उधार एवं अन्य देयताएं हैं 25%, माल एवं सेवा कर से 16, निगम कर से 15, आय कर से 15, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7, सीमा शुल्क से 5, कर भिन्न राजस्व से 5 और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2। ठीक है, और रुपया जाता कहाँ पे है? देखिए, ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्य हिस्सा 17 और केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15, वित्त आयोग और अन्य वितरण 10, केंद्र प्रायोगिक योजनाएं 9, अन्य व्यय 9, आर्थिक सहायता 8, रक्षा में 8, पेंशन में 4। ठीक है, इसी प्रकार हमारा वीडियो यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।